हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, कि आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 7 अपलोड करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। आज हम लोग सारे बीम के अलग अलग जो लोडिंग केसेस रहते हैं उसके लिए मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकलते वो हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई भी जेईई लेवल के एग्जाम में ये फॉर्मूले पूछते ही पूछते हैं। तो इसके 6 लेक्चर दोस्तों हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये लेक्चर मिस कर दिए वो लोग आई बटन पे क्लिक कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो लोग आप जरूर देख लो वो लिंक पे क्लिक करके, ताकि आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए और आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर को पूरा देखोगे तो लेक्चर को पूरा देखना, बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल से आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर दे और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर दो, ताकि आपको सारे टेक्निकल अपडेट, सारे टेक्निकल लेक्चर्स तुरंत और सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप किसको बोलते हैं और डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं कि स्लोप और डिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है। सपोज एक बीम मैंने निकाला, इस बीम के ऊपर यूडीएल ड्रॉ किया मैंने, इस बीम के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा, और जब कभी ये बीम डिफ्लेक्ट होगा तो इस बीम का डिफ्लेक्टेड पैटर्न इस तरह से रहता है। कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन पैटर्न जो रहता वो सैगिंग शेप में रहता। तो ये सैगिंग शेप मैंने ड्रॉ किया। अब देखो ये सपोर्ट पे, देखो ये जो दो सपोर्ट निकाले मैंने इसके अंदर ए और बी, ये सपोर्ट पे अगर आप इस कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस तरह से, दोनों सपोर्ट पे अगर आप इस कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये टेंजेंट के द्वारा इस बीम के सरफेस से जो भी एंगल बनता उसको बोलते हैं अपन स्लोप। क्या किसको बोलते हैं स्लोप? द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द न्यूट्रल सरफेस ऑफ बीम। बीम के सरफेस से जो टेंजेंट का एंगल बनता उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। और ये जो स्लोप है दोस्तों, ये स्लोप सिर्फ हमेशा सपोर्ट पे ही फॉर्म होता। अगर आप ये सेंटर पॉइंट पे, सपोज ये सी पॉइंट सेंटर है इसका, अगर आप ये सेंटर पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हो तो टेंजेंट कैसा आता है? टेंजेंट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल आता है। और जब टेंजेंट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल आ रहा, कोई लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल आ रही, मतलब उस लाइन का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। मतलब जो स्लोप रहता वो सिर्फ सपोर्ट पे ही फॉर्म होता। सपोर्ट पे ही फॉर्म होता ऐसा नहीं है, बाकी पॉइंट पे फॉर्म होने वाला है, लेकिन सपोर्ट पे हमेशा मैक्सिमम फॉर्म होता। स्लोप जो रहता वो मैक्सिमम का आता, हमेशा सपोर्ट पे आता। इसलिए अपन थीटा ए या थीटा को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्लोप बोलेंगे। जो भी स्लोप बीम के सपोर्ट पे फॉर्म होता उसे कहा जाता है मैक्सिमम स्लोप। और वो तभी फॉर्म होगा जब तुम्हारे बीम के सपोर्ट सिंपल है। अगर तुम्हारे बीम का सपोर्ट ऐसा फिक्स है तो फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन पैटर्न है दोस्तों इस तरह से रहता है। फिक्स बीम का डिफ्लेक्टेड शेप जो रहता है वो इस तरह से रहता है, और उसमें अगर अपन टेंजेंट पे ये कर्व पे टेंजेंट निकालते भी है सपोर्ट पे तो टेंजेंट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनता है, मतलब एंगल 0 आ जाता है वहां पे। इसमें स्लोप यहां से शुरू होगा इस तरह से, यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन फिक्स एंड पे नहीं मिलता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिंपल सपोर्ट अगर है बीम के तो वहां स्लोप मैक्सिमम आता है, और अगर फिक्स एंड है बीम का तो वहां स्लोप हमेशा 0 आता है। और जो नॉर्मली जो सेंटर पॉइंट रहता है वहां हमेशा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आता अगर अपना बीम सिमेट्रिकल है तो। अगर अपने बीम पे लोडिंग सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल लोडिंग के लिए ही सिर्फ डिफ्लेक्शन सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम आता। अगर इसके ऊपर लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है तो हम नहीं बोल सकते एक्यूरेटली, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि डिफ्लेक्शन सेंटर पे ही मैक्सिमम आने वाला है। वो सेंटर के आसपास कहीं भी मैक्सिमम आसपास, सेंटर के राइट में, सेंटर के लेफ्ट में वो मैक्सिमम रह सकता है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल लोडिंग है तो ये हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं स्लोप इज मैक्सिमम एट द सपोर्ट्स एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट द सेंटर। तो जो भी इस डिफ्लेक्टेड शेप का, जो भी इस डिफ्लेक्टेड कर्व का डिस्प्लेसमेंट बनता बीम के सरफेस से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम विद द न्यूट्रल सरफेस ऑफ बीम, बीम के न्यूट्रल सरफेस से डिफ्लेक्टेड शेप का जो भी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो रहा उसे कहा जाता है डिफ्लेक्शन। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिफ्लेक्शन। तो जो टेंजेंट द्वारा एंगल बनता बीम के सरफेस से उसे कहा जाता है स्लोप, और जो डिस्प्लेसमेंट बनता बीम के सरफेस से उस कर्व का उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्लोप को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं dy/dx से, और डिस्प्लेसमेंट को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं y से।
अब ये इक्वेशन, अब ये सिंबल कहाँ से आए और ये ऐसे ही सिंबल क्यों मिले अपने को, इसके इक्वेशन क्या रहते हैं, ये हम लोग आगे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना दो कंसेप्ट समझ में आ गए, स्लोप क्या रहता है और डिफ्लेक्शन क्या रहता है। अगर कुछ भी इस पे दिक्कत आई होगी तो कमेंट में मुझे पूछ लेना, आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम देखेंगे अब। ठीक है, तो देखो 1/r इज इक्वल टू m बाय ei इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। इस तरह से एक रिलेशन निकलता रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्लोप और डिफ्लेक्शन के अंदर। 1/r इज इक्वल टू m बाय ei इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। अब अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूं कि प्रॉब्लम में अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है, जो 99% प्रॉब्लम में रहता ही है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर हर प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं रहता। तो अगर अपन इस टर्म को निग्लेक्ट कर दे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है तो अपन इसको निग्लेक्ट कर दे, तो अपने पास में ये दो टर्म बनती। इस दो टर्म का यूज अगर मैं ऐसे करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं d2y बाय dx स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूं ei से, ei into d2y बाय dx स्क्वायर, तो इधर बचता है अपने पास में सिर्फ m। अगर अपन ei d2y बाय dx स्क्वायर करते हैं तो अपने पास में इधर क्या बचता, इधर बचता अपने पास में m। तो ये एक इक्वेशन आपको मिलता है जिसको बोलते हैं अपन ei d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू m। इसे कहा जाता है दोस्तों जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे कहा जाता है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है जिसे हम लिखते हैं ei d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू m। ये m बोल तो जिस ये बीम के ऊपर आपको कहीं पे भी एक सेक्शन कंसीडर करने का है और उस सेक्शन का आपको मोमेंट निकालना है। ये बीम के ऊपर कहीं पर भी एक सेक्शन कंसीडर करो और उस सेक्शन के ऊपर एक तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो मोमेंट हम निकालते हैं उसे कहा जाता है m। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में अब ये एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया और इसके ऊपर से अब स्लोप कैसे निकालना, मतलब स्लोप का इक्वेशन कैसे बनाना और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन कैसे बनाना वो देखो। तो अगर अपन इस ये जो अपने पास में इक्वेशन है ei d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू m, ये जो अपने पास में इक्वेशन है, अगर अपन इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x, अगर अपन इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलता है, d2y बाय dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है dy बाय dx, और जो भी इधर आपका m रहेगा, जो भी आपका मोमेंट का इक्वेशन रहेगा, उस मोमेंट के इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो m dx प्लस c प्लस c1। तो आपको m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता, उस कांस्टेंट को बोला मैंने c1, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस c1। मतलब इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा, जो भी आपका मोमेंट का इक्वेशन रहेगा उसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको और साथ में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा c1। अब अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करता हूं, अब अगर इसको अपन वापस एक बार इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का इंटीग्रेशन मिलता है y। ये जो टर्म अपने पास में आई है इंटीग्रेशन ऑफ m dx, अपने को इस टर्म को वापस इंटीग्रेट करने का है विद रिस्पेक्ट टू x, और c1 का इंटीग्रेशन c1x प्लस c2। ये जो टर्म आपके पास में आई है इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ये जो टर्म आपके पास में आई है ना इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ये जो इक्वेशन आया था, इसका जो इक्वेशन था उसको इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन मिला। अब ये जो इक्वेशन आया इसको वापस इंटीग्रेट करने का है विद रिस्पेक्ट टू x, और c1 का इंटीग्रेशन c1x प्लस c2। इस तरह से इक्वेशन मिलती है आपको। जैसा ये आपके पास में इक्वेशन नहीं है इसलिए थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब अपने पास में इक्वेशन रहता है तो अपन इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का ज्यादा फार्मूला काम नहीं करता, एक ही फार्मूला काम करता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, बस इसी का एक फॉर्मूला काम करता है अपने को। नॉर्मली अपने को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हर प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन में इतने काम करते हैं। ये एक फॉर्मूला ध्यान में रख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो बाकी कोई फॉर्मूले का और अपने को यूज नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया अपना स्लोप इक्वेशन मिल गया, इसको बोलते हैं अपन स्लोप इक्वेशन और इसको बोलते हैं अपन डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इसको बोलते हैं अपन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो dy बाय ds d2y बाय dx स्क्वायर क्या था अपना जनरल इक्वेशन था, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला dy बाय dx मिला, तो dy बाय dx को बोलना है अपने को स्लोप, और dy बाय dx को वापस इंटीग्रेट किया तो क्या मिलता y मिलता, और y को बोलना है अपने को डिफ्लेक्शन। तो dy बाय dx का सिंबल हो गया स्लोप का और y का सिंबल हो गया डिफ्लेक्शन का। तो ये आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्लोप का सिंबल क्या था, डिफ्लेक्शन का सिंबल क्या रहता और उसके इंटीग्रेशन इक्वेशन कैसे बनते हैं उसके, ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब देखो अब अपन जाएंगे अपने फॉर्मूले की तरफ, अब अपन जाएंगे अपने स्टैंडर्ड केसेस की तरफ।
जो अपने को एग्जाम में कोई भी स्टैंडर्ड केस का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है तो अब देखेंगे अपन अलग अलग कंडीशंस के लिए मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेशन के फॉर्मूले क्या दे सकते हैं। तो ये सब डायग्राम मैंने बनाया है कैंटिलीवर बीम के लिए। देखो अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे अगर पॉइंट ऐड हो रहा तो उसमें मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता, WL² है। अगर कोई कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक पॉइंट ऐड हो रहा तो स्लोप का फॉर्मूला रहेगा WL² है और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला रहेगा WL³ है। कैंटिलीवर के प्रॉब्लम में ध्यान में रखना, कैंटिलीवर के हर प्रॉब्लम में लोड कैसा भी रहो उसके ऊपर, कैंटिलीवर के हर प्रॉब्लम में स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता और डिफ्लेक्शन हमेशा नेगेटिव आता। तो कैंटिलीवर में हर प्रॉब्लम में ध्यान में रखो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव। तो स्लोप को अपन मेजर करते रेडियन में, ध्यान में रखना स्लोप को अपन मेजर करते रेडियन में और डिफ्लेक्शन को mm में या मीटर में। अब अगर यूडी आया पूरे बीम के ऊपर तो WL³ 6 EI और WL⁴/8 EI। अगर कोई लोड इसेंट्रिक आ गया मतलब सिर्फ ना फ्री एंड पे है, एक डिस्टेंस है L1 नाम का फिक्स एंड से, तो अगर कोई लोड फिक्स एंड से L1 डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा और ये डिस्टेंस बचा L-L1 तो उसका आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे ध्यान में रखने का है। देखो क्या लिखा L1² है, ये फॉर्मूला एज इट इज लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ लोड L डिस्टेंस पे था इसलिए यहाँ पे L लिखा, यहाँ पर लोड L1 डिस्टेंस पे इसलिए यहाँ पे L1 लिखने का है बस, WL1² है। अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखते, तो ये जो फॉर्मूला था पहले ये फॉर्मूला लिख देने का एज इट इज, सिर्फ यहाँ L डिस्टेंस पे था और यहाँ L1 डिस्टेंस पे इतना फर्क है बस। तो यहाँ पे L की जगह क्या लिखने का है, सिर्फ L1 लिखने का है, WL1³ है, ये फॉर्मूला लिख दो एज इट इज पर यहाँ पे, प्लस ये वाला फॉर्मूला WL1² है। मतलब सेम ये अगर फॉर्मूला ध्यान में है ना आपको, अगर फर्स्ट केस के फॉर्मूले याद है तो इस थर्ड केस के फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं, इसका लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको L डिस्टेंस तक था, यहाँ L1 डिस्टेंस तक है, तो यहाँ L1 लिखने का है, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला एज इट इज यूज करने का है, सिर्फ L1 लिखने का है, ये फॉर्मूला लिखने का है एज इट इज, सिर्फ L1 लिखने का है इनटू L-L1। तो ये फॉर्मूले आपको याद ही करना पड़ता, सिर्फ थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि ध्यान में कैसे रखा जाए बस, बाकी तो आपको लर्न ही करना है, इससे कोई डेरिवेशन नहीं किया कर रहे हैं अपन लोग, आपको सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूले पूछने वाले, डेरिवेशन थोड़ा पूछने वाले अपने को, तो अपने को सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने का है, इसमें थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ कि ध्यान में कैसे रख सकते हैं आप लोग बस। अब अगर वैसे ही हाफ यूटी आ गया L1 डिस्टेंस तक के और जगह डिस्टेंस है L-L1 तो ये सेम ट्रिक ये ध्यान में रखो, ये आराम से बना जाता है। WL1 लिख दो यहाँ पे Q/6 है, यहाँ पहले L1 लिख दो प्लस यहाँ का भी L1 लिख दो इनटू L-L1, मतलब WL1⁴/8 है प्लस WL1³ 6 है इनटू L-L1। और ध्यान में रखना है माइनस से बैक पे बाहर लगाना, क्योंकि ये माइनस है किसका है, डिफ्लेक्शन का है, तो कभी कभी क्या होता है अपन माइनस लगाए थे यहाँ पे तो माइनस और ये प्लस, मतलब वो आंसर करेक्ट नहीं आता। ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखो और माइनस साइन बाद में बाहर लगा, मतलब माइनस आंसर रहने वाला है। डिफ्लेक्शन कैसा रहता है हमेशा, डिफ्लेक्शन में डाउनवर्ड रहता है हमेशा, तो वो साइन डाउनवर्ड का है, डिफ्लेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड का साइन है माइनस, तो माइनस साइन हमेशा बाहर लगा। अगर कोई कैंटिलीवर में कपल आ गया फ्री एंड पे, इफ द कपल इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, तो फिर फॉर्मूला क्या रहता, स्लोप का फॉर्मूला रहेगा आपका ml/ei और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला रहेगा आपका ml²/2 है, माइनस में ml²/2 है। ठीक है, तो ये पांचों केसेस कैंटिलीवर की हो गई। अब कुछ केस देखते हैं अपन सिंपली सपोर्ट बीम के। ठीक है, तो ये अपन अब देखेंगे अपन सिंपली सपोर्ट बीम के कुछ केसेस। जैसे सिंपली सपोर्ट बीम के अगर सेंटर पे एक पॉइंट है तो उसका मैक्सिमम स्लोप रहता है WL²/16 है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहता है WL3/48 है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं बाय मैकॉलेस मेथड, बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड, तो अपन ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करो, आपको मैं कोई भी एक दो प्रॉब्लम के सॉल्व न्यूमेरिकल्स बाय मैकॉलेस मेथड से सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अगर इसके सिंपली सपोर्ट बीम के फुल स्पैन पे यूडीएल है तो उसका मैक्सिमम स्लोप निकलता है -WL3/24 है और डिफ्लेक्शन निकलता है -5WL⁴/384 है। अगर इस पे एसिडिक लोड है तो फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है ध्यान में रखने के लिए, लेकिन आपको ये लर्न करना ही होगा। WAB * L+B/6EIL और डिवाइड बाय dx b का फॉर्मूला है WAB/6EIL * L+A। सिर्फ डिवाइड बाय dx इसमें कैसा है, ये दोनों केस में सिर्फ सिमेट्रिकल लोडिंग की है, तो सिमेट्रिकल लोडिंग में दोनों के स्लोप सेम आते हैं, इसलिए इसके एक ही फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये डिवाइड बाय dx एट a और डिवाइड बाय dx एट b सेम ही रहने वाला है। लेकिन ये केस कैसी है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग की है, इसमें लोड कैसा है, इसेंट्रिक है, तो इसमें डिवाइड बाय dx a और डिवाइड बाय dx एट b अलग अलग आने वाला है, तो आपको दोनों फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इसमें इसमें सिर्फ L+B लिखा है मैंने और यहाँ सिर्फ L+A लिखा है, इतना फर्क है, बाकी फॉर्मूले सेम है। A का निकालते वक्त L+B करने का है और B का निकालते वक्त L+A करने का है।
और वाई मैक्स का फॉर्मूला है WB इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 9√3 इंटू EIL, और इसको पावर है 3/2 का। तो WB इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 9√3 EIL। उसके बाद में अगर कोई सिंपली सपोर्ट बीम है जिसके दोनों साइड में कपल एक्ट हो रहा MM नाम का, दोनों साइड पे सेम कपल एक्ट हो रहा, तो उसमें मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकालना, तो माइनस ml अपॉन ट्वाइस EI और उसमें माइनस ml स्क्वायर अपॉन 8EI। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखना कि इसमें सिंपली सपोर्ट बीम के हर प्रॉब्लम में आपको स्लोप भी नेगेटिव मिलने वाला है और डिफ्लेक्शन भी नेगेटिव मिलने वाला है। सिंपली सपोर्ट बीम के हर प्रॉब्लम में स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का आंसर माइनस में ही आता, तो ये चीज ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले ध्यान में रखो। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है इससे रिलेटेड है, अगर आपको इसका न्यूमेरिकल चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट करके देखो, कमेंट करके बोलो मुझे आप। इसके ऊपर एक सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा मैं और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऊपर, तो उसमें कुछ और रिमेनिंग फॉर्मूले अगर रहे और इसका कोई सॉल्व न्यूमेरिकल आपको चाहिए होगा तो आपको मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वो स्टार्ट करेंगे, और एमपीएससी प्रीलिम के लेक्चर भी अपन स्टार्ट में अपलोड करना चालू करेंगे। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो एमपीएससी प्रीलिम का रेक्टिलिनियर मोशन का जो सेकंड पार्ट रहेगा क्लास 2, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।